आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरी सास और ससुर दोनों किसी फिल्म के लव बर्ड्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे बातें करते रहते हैं। उन्हें अपने पक चुके बालों का भी ख्याल नहीं रहता। अब इस उम्र में क्या ऐसा व्यवहार शोभा देता है? कविता अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें सुन ली थी। उसकी सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो मसाला चाय अपने बहू को और अपने पति सोमनाथ के लिए बनाती है। बहू देखती और अपना मुंह टेढ़ा करती है। सास ने फिर से एक बार उसकी तरफ दुर्लभ किया, क्योंकि ससुर के निर्वृत्त होने के बाद ये उनका रोज का नित्य क्रम बन चुका था। वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर अपने ज़्यादातर समय बिताती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काम पर बिता दिया, इसलिए अब वो बाकी की जिंदगी अपने पति के साथ बैठना और पसंद करती थी। उन्होंने अपने 2 मंजिला मकान जो बनाया था, बहुत बड़ी मेहनत से बनाया था। अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया था और वहाँ कई फूलों पौधों जैसे उनके चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब, ऐसे बहुत सारे फूल जो हमेशा महकते थे अलग अलग ऋतुओं में। वहाँ पे उन्होंने सब्जियाँ भी उगाई हुई थी, जैसे धनिया, पुदीना, मेथी। उन्हें कभी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती थी। इतने सालों तक काम की भाग दौड़ से सोमनाथ जी भी इस जगह का आनंद नहीं ले पाए थे, लेकिन अब उनका पूरा खाली समय इसी जगह बीतता था। दरअसल एक और छोटा सा घर वहाँ बना के इसीलिए उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, लेकिन वो अब हो न सका। अलका जी को एक झूला चाहिए था उस गार्डन में, और उन्होंने ला कर दिया था। और अब वही झूला उनको एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय समय बिताने का जरिया बन गया था। उन्होंने अपने घर में सभी ज़रूरी चीज़ें को, बाकी ऐशो आराम चीज़ें जो कोई कमी नहीं थी, फिर भी बहू को दोनों का उस झूले पर बैठकर समय बिताना खटकता था। पहले दिन भर उसके साथ रहने वाली सास अब ज़्यादा समय अपने पति को देने लगी। अपने सास ससुर को टोंट मारने का एक भी मौका कविता नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार उसने ऐसा करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? कविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है, जहाँ सिर्फ एक कार रख रख दिया जाए तो जगह ही नहीं बचता। तो कविता ने कहा, वो बड़ी सी गार्डन है जहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा बैठे रहते हैं, तो उस जगह का क्या करोगी? अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा कि कुछ तुम ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो। लेकिन सच तो ये था कि उसने कभी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे कहा, पिताजी, मेरा एक और आपकी बहू का मन है कि गाड़ी ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा, पिताजी, इस गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। कविता को भी इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी भला अब कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को काट कर गैरेज बना लिया जाए। अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अलका जी ये सुनकर उनका दिल बैठ गया। सोमनाथ जी ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों तो किसी का विचार करते नहीं हो, दिन भर झूले पर बैठे रहते हो बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब कविता घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में, और आने जाने लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं, आप किसी का विचार नहीं करते। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से कविता भी बड़बड़ा रही थी। सोमनाथ कुछ नहीं बोल पाया। उस दिन बेटे और बहू को बाहर से अच्छा खाना मंगवाया, जो कि सोमनाथ और उनकी पत्नी को गले से नहीं उतरा। पूरी रात दोनों जागते रहे, और सुबह सुबह उन्होंने विचार आया। सोमनाथ जी मुस्कुराते हुए रसोई में गए और चाय बनाकर अलका जी को दिया। निराश हुई अलका जी अपने पेड़ पौधों को पानी भी नहीं डाली थी। पूरा दिन बहुत ही नॉर्मल गुजरा, लेकिन शाम जैसे ही अजय आंखें आज आया तो उस पिताजी ने कहा कि घर भाड़े से देना चाहता हूँ, क्या बोर्ड पढ़ा था? अजय ने सोमनाथ जी से कहा। पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि भाड़े दे दो। बेटा, अगले महीने से मेरे साथ शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, तो वो मेरे साथ रहेंगे। तुम अपने लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ लो, या अपने ऑफिस वाले घर पे जाके तुम रह सकते हो। सोमनाथ जी ने कड़वे आवाज़ में कहा। नरम पड़ती आवाज़ में अजय ने पूछा, बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है, तुम अपने लिए नया फ्लैट खोज लो।
वहाँ तुम्हारी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा और मुझे इस घर में हमारी उम्र के लोगों के साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी। सोमनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज हो गए। कल मैंने जो भी कहा मेरा मतलब ये नहीं था। अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़कर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक सिखा दिया कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहना जाता है। हम बड़े तुम बच्चे को देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम्हें हमें साथ में देखने में क्यों प्रॉब्लम होती है? ये घर, ये गार्डन में बड़े बड़े पेड़ पौधे इसके गवाह हैं। कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए, खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय, अपनी जवानी खर्च कर दी। इसीलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है। इन सब को मैं तुम्हारे से नहीं छीन सकता। सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी को देखते हुए कहा। दोस्तों, अपने बड़े बूढ़े हमारे लिए सब कुछ है। उन्हें प्यार देना चाहिए, ना कि उन पे हमारे विचारों को थोपना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जो कि इस घर में अकेले